तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स में। और जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था, मैंने आपको बताया था कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि एरिया क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है। और हमने डिफरेंट शेप्स के बारे में बताया था कि ये शेप्स हम पढ़ने वाले हैं। उसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, समलंब चतुर्भुज, है ना। कैसा चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज, इंग्लिश में बोले तो ट्रेपिज्म। ठीक है, अब अपन करेंगे, मैंने बताया था कि अपन एक एक शेप को लेंगे और उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे जितना कि हमारे सिलेबस में है, जो कि आ सकता है। आई बात समझ में? ठीक है सर। तो पहली हेडिंग डालिएगा आप आयत, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? रेक्टेंगल बोलते हैं। अब देखो, जो हमारे सिलेबस में ज़्यादातर वो पैरामीटर और एरिया ही पूछता है, और कुछ कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो। तो आपको देखो ध्यान रखना है, आयत क्या चीज़ होती है, आयत क्या चीज़ होती है। पहली बात आपको बताया था, ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, किस श्रेणी के अंदर आता है। ये एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है, यानी कि चार भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज कहा जाता है। ये मैंने बताया था पिछली बार, है ना, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा सर, अच्छा अब देखो, हमें ये इसको ऐसा, ये इसकी शेप है, ऐसा दिखाई देता है चतुर्भुज, ये आयत, हाँ ये ऐसा दिखाई देता है। हाँ सर, अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं वो समझें। कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, कि आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, है ना। ये जो साइन है, जैसे एक डंडा, इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि जो अपोजिट साइड्स होंगी इसकी, वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो क्या सर हर जो भी इसकी साइड्स इक्वल होंगी आमने सामने की, वो क्या रेक्टेंगल हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल बेसिक इसकी विशेषता है। और भी विशेषता मैं आपको बताता हूं, पर पहली बात क्या ध्यान रखनी है, आयत की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं वो आयत होता है ना। और क्या क्या होना चाहिए आयत में? आयत में देखिए, ये जो एंगल है ये सब क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ये क्या होते हैं भाई साहब? 90 डिग्री होते हैं, यानी कि 90 डिग्री। मैंने बताया था कोण, ये जो कोण होगा ये सभी के सभी क्या होने चाहिए? 90 डिग्री। तो दो बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। तो देखो, ये मैंने लिख दिया है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ये बात समझ में आ गई। और चित्र से ये भी समझ में आता है, डायग्राम से, कि ये सब कोण कितने होने चाहिए? 90 डिग्री के होने चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात, एक चीज़ होती है विकर्ण। एक चीज़ क्या होती है? विकर्ण। मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पढ़ के सुना दूं। आमने सामने की भुजाएं का मतलब अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। विकर्ण को इंग्लिश में बोलेंगे डायगोनल। क्या बोलेंगे? डायगोनल। लंब सौंधी भाजक इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। अच्छा सर, होता क्या है विकर्ण? देखिए जरा, ये जो चार कोने हैं ना, ये इसके आयत के, तो ये जो अपोजिट कोने हैं आमने सामने की, इनको मिलाने वाली जो रेखा है, रेखा समझाया था कि नहीं समझाया था? ये तो ये अपोजिट कोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, है ना। ऐसी लाइन जो कि दो कॉर्नर, आप आमने सामने के अपोजिट कॉर्नर को मिलाने पर बनती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। अच्छा सर, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक आयत में कितने डायगोनल होते हैं, एक रेक्टेंगल में कितने डायगोनल या विकर्ण होते हैं, तो आंसर कितना होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फटाफट। कितना होगा? जी हाँ, आपने सोचा उतने ही, 2 विकर्ण होते हैं। बिल्कुल सर। अब इसकी क्या विशेषता है ना, बिल्कुल बेसिक है, इतना आपको आना ही चाहिए कि जो विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजक होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो विकर्ण देख रहे हो आप, ये जहां पर ये कटेंगे, ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, जितनी, जैसे इसकी लेंथ मान लो, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी भी लेंथ होगी, ये इसको आधा आधा कर देगा। ऐसा ही जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी भी होगी, और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। क्या होंगे? ये एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएंगे। आई बात समझ में? तो इतनी बेसिक बात आपको आयत की पता होनी चाहिए, क्या कि चार भुजाओं वाली बंद आकृति को हम चतुर्भुज बोलते हैं। उसमें एक कैटेगरी है स्पेशल, जिसका नाम आयत है। आमने सामने की भुजाएं समान हों, चारों कोण 90 डिग्री के हों, जिसमें विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हों, उस आकृति को हम क्या बोलते हैं? आयत कहा जाता है। ये कंप्लीट परिभाषा है किसकी? आयत की। इट इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है? एक क्लोज शेप
विच हैव 4 साइड्स, ठीक है, और इसके अपोजिट्स क्या साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और जो ईच एंगल होगा बिटवीन द साइड्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड द डायगोनल विल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, है ना, डायगोनल क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, देन दिस शेप इज नोन एज रेक्टेंगल। हाँ सर, ये समझ में आ गया, बिल्कुल। अब आपको याद रखना है इसका परिमाप कितना होता है और इसका एरिया कितना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस साइड की लेंथ, इस भुजा की लेंथ मान लो ये हमारी L है और इस भुजा की लेंथ मान लीजिए B है। लंबाई इंटू चौड़ाई आपने सुना होगा। हाँ सर, मैंने आपको बताया था परिमाप होता क्या है, मैंने आपको बताया था परिमाप होता क्या है कि किसी भी शेप को काट दो और उसको ऐसे सीधा कर दो, तो जो ये लंबाई होगी यही क्या होगा, परिमाप होगा। तो बस देखो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो देखो L B, L आमने सामने की भुजाएं समान होंगी, तो अगर ये वाली L है तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी, L ही होगी, साइड कितनी होगी, L होगी। ये B है तो ये भी कितना होगा, B ही होगा, क्योंकि आयत की विशेषता है, प्रॉपर्टी है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ये B तो ये भी B, ये L है तो ये भी L। अब कुल लंबाई देख लो, इसकी कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, परिमाप। तो देखो L और L कितना हो गया, 2L, कितना हो गया भाई साहब, 2L प्लस ये B और ये B कितना, 2B, हाँ ना, बोलो। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये क्या बच गया, 2 इंटू L प्लस B, है ना। 2L का मतलब लंबाई और B का मतलब चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया परिमाप का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। याद रखेंगे आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है सर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल ऐसे। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं क्या, इसको डायग्राम को थोड़ा खराब कर रहा हूं मैं। अब क्षेत्रफल का मतलब ये अंदर का जो रीजन है ये कितना है, इसका ये जो होता है ये क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपको याद रखना है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी, L इंटू बी। आप चीज़ों को याद रखें, अगले लेक्चर जो होगा इस पर हम खूब अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स सवाल करने वाले हैं। तो फिलहाल आपको रिजल्ट्स को याद रखना है एज इट इज़ और नोट्स में लिख लेना है। आई बात समझ में, ठीक है सर। तो ये हमने पूरा आयत को पढ़ लिया है, आयत में जो ज़्यादातर चीज़ें आएंगी वो यहीं से आपसे पूछी जा रही होंगी। अगला जो हमारे पास शेप है, आकृति है, वो है वर्ग। अब वर्ग कुछ नहीं है, इस आयत का ही एक अच्छा स्पेशल केस है, इस आयत का ही क्या है, एक स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं समान थी, अपोजिट साइड्स इक्वल थी, पर स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान। तभी मैंने तो डबल डंडा ऐसे ही इसका ऐसे दिखाया जाता है इसको कि सारे समान साइड्स क्या है, समान है। अच्छा सर, दूसरी चीज, सारे के सारे जैसे कोण वहाँ 90 डिग्री थे ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होते हैं, सब 90 डिग्री होते हैं। दो साइड के बीच, दो भुजाओं के बीच का जो एंगल क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है। दूसरी बात आ गई समझ में। इसमें बताओ विकर्ण कैसे कैसे खींचें। विकर्ण देखो यहाँ से सर, एक तो यहाँ से यहाँ खींच दो और एक यहाँ से यहाँ खींच दो। तो बताओ वर्ग में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, 2 सर, है ना। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2 होते हैं, बिल्कुल। अब इनकी भी क्या, जैसे यहाँ पर होते हैं विकर्ण कि लंब समद्वि भाजक होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, लंब समद्वि भाजक। यहाँ पर भी क्या होते हैं, वर्ण विकर्ण लंब समद्वि भाजक होते हैं, यानी कि डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसका मतलब जितना इसकी लंबाई होगी उतनी ही इसकी भी होगी, यानी कि ये हाफ ये भी हाफ, जितना बराबर ये, यानी कि ये आधा आधा है। ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, इसको आधा आधा कर देते हैं और ये क्या होंगे, 90 डिग्री पर होते हैं। ये एक दूसरे से किस पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं विकर्ण, यानी कि डायगोनल। लंब का मतलब परपेंडिकुलर और समद्वि भाजक का मतलब समान 2 भागों में बांटना। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, यानी कि 2 समान भागों में बांट देते हैं और परपेंडिकुलरली, है ना, यानी कि इसका मतलब हो गया इंग्लिश में परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर। और इसकी परिभाषा क्या होती है वर्ग की, सारी भुजाएं समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सारी भुजाएं समान। और क्या कंडीशन है, और क्या शर्त है वर्ग की, वर्ग की शर्त है कि सारी भुजाओं के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और जो विकर्ण है वो लंब समद्विभाजक होने चाहिए। बिल्कुल सर। अब वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इसकी भुजा की जो लंबाई है वो a है, तो बताओ ये कितनी होगी, सर ये भी a ही होगी। क्यों,
क्योंकि सर सारी भुजाएं समान हैं, आपने अगर एक भी भुजा मुझे दे दी या साइड मुझे दे दी तो मुझे सारी साइड से मिल जाएंगी, क्योंकि सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम। तो अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, और ये भी कितनी हो जाएगी, ए ही हो जाएगी। तो क्या परिमाप लिख सकते हैं? अरे हाँ के ना, हाँ सर, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4 बार ए, यानी कि 4 इंटू ए। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 इंटू ए। ए क्या होती है, भुजा की लेंथ, कितनी भुजा है ना। तो ये फॉर्मूला लिख रखा है 4 इंटू भुजा, एक्स नहीं है, ये गुणा है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। हाँ सर, अब हमें निकालना है क्या, इसका क्षेत्रफल, यानी कि इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है भाई साहब, एरिया। तो एरिया कैसे निकालोगे, एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड, कितना, साइड इंटू साइड। और साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसकी जो भुजा है, साइड है वो ए है, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर। कितना हो गया भाई साहब, ए स्क्वायर हो गया। तो ये बात समझ में आ गई स्क्वायर की। हाँ सर, ये हमें स्क्वायर भी समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्रत। इस आकृति को क्या बोलते हैं, सबने देख रखा होगा, जो भी कड़ा वड़ा पहनते हैं अपन, ये क्या है, व्रत है ना। अब कड़ा पूरा व्रत नहीं होता, आप उसको बनाइए, जो शेप बनेगी इस बोर्ड पर, ये क्या होगा, व्रत होगा, सर्कल होगा। अब देखिए, व्रत इस शेप को बोलते हैं। इसमें कुछ कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। जो एक बिंदु है, एक बिंदु है जहां से सभी पॉइंट की दूरी, ये जो पॉइंट है, ये जो इसको बोलते हैं हम परिधि। इसको हम क्या बोलते हैं, व्रत के केस में, सर्कल के केस में जो परिमाप होता है, जो सर्कल के केस में जो परिमाप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परिधि बोलते हैं। अच्छा सर, इंग्लिश में बोले तो पैरामीटर को क्या बोलेंगे सर्कल के केस में, सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। अच्छा सर, एक चीज होती है इसमें रेडियस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, है ना। तो ये होता है केंद्र। ये जो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं अपन, केंद्र बोलते हैं, यानी कि सेंटर। क्या होता है भाई साहब, सेंटर। सेंटर एक ऐसा बिंदु होता है, सेंटर एक ऐसा बिंदु होता है जहां से परिधि के सभी बिंदुओं की दूरी क्या होती है, समान होती है। लिख लीजिएगा इस बात को, क्या केंद्र क्या होता है या सेंटर क्या होता है, ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा बिंदु होता है जहां से सभी परिधि से परिस्थित, परिधि पर उपस्थित सभी बिंदुओं की दूरी क्या होती है, एक समान होती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए समझा दूं कि सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से सरकमफेरेंस पर प्रेजेंट सभी पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और ये ध्यान रखिए, इस डिस्टेंस को सेंटर और परिधि, है ना, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। परिधि और केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। सेंटर एंड सरकमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, जिसको हम आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आर से। हाँ सर, अब त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या का दुगना इसको हम बोलते हैं व्यास, यानी कि डायामीटर। थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, ऐसी बात नहीं है। तो त्रिज्या का दुगना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, यानी कि डायामीटर कहलाता है। अच्छा सर, ये यानी कि ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं व्यास को हम डी से दिखा देते हैं। अगर व्यास का मैं आधा कर दूं, व्यास का मैं, ये पूरा व्यास है, इसका मैं आधा कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये त्रिज्या मिलेगी। ओके सर, तो क्या हमें रेडियस में और डायमीटर में संबंध स्थापित जो हुआ है वो याद होना चाहिए, क्या कि त्रिज्या बराबर व्यास अपॉन 2। व्यास की आधी कौन होती है, त्रिज्या। या मैं उल्टा बोलूं, त्रिज्या को अगर दुगना कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, व्यास मिल जाएगा, है ना। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो ये जो संबंध है, रिलेशन है, वो हमें याद होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दूं कि रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। या फिर मैं अपोजिट बोलूं कि डबल ऑफ रेडियस इज नोन एज डायमीटर। रेडियस का डबल क्या होगा, डायमीटर होगा। हाँ सर, ये बात समझ में तो आ गई हमारे। नेक्स्ट चलें, जैसे हमने हर केस में क्या निकाला है, परिमाप और क्षेत्रफल, एरिया एंड पैरामीटर। ऐसे ही हमको पता है कि सर्कल के केस में परिमाप को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। पैरामीटर को क्या बोलते हैं सर्कल के केस में,
सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो इसकी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। कितना होता है? 2πr। 2 सभी को जानते हैं, हाँ सर। ये होता है पाई, ये होता है पाई, इसको क्या बोलेंगे? पाई। और इसका जो मान होता है वो होता है 22/7। ये याद रखना है आपको। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। वैल्यू ऑफ पाई कितना होता है? 22/7। ये आपको याद रखना है। ये 2 हो गया, और आर का मतलब क्या हो गया? त्रिज्या। तो 2 × पाई × आर, है ना। ये क्या हो गया? हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया, या वृत्त की परिधि हो गई। ओके सर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये होता है πr²। याद रखना है, कितना होता है? πr²। बोलो मेरे साथ, कितना? πr²। हाँ सर। पाई का वैल्यू याद रखोगे कितना? 22/7। कितना? 22/7। और आर क्या होता है? रेडियस। कितना? रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो कैसे लिखेंगे? पाई और रेडियस का स्क्वायर। हर इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे अपन अभी नेक्स्ट क्लास में, तो अभी आप फॉर्मूले को याद रखिए। ये हो गया हमारा वृत्त कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभुज। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि त्रिभुज क्या होता है। त्रि का मतलब 3, भुज का मतलब भुजाएं यानी कि साइड्स। तो 3 भुजाओं से, 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या बोलते हैं? हम त्रिभुज बोलते हैं या ट्राइंगल बोलते हैं, है ना। 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज या ट्राइंगल बोलेंगे। अब इसकी डिटेलिंग हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस आपको क्या लिख लेना है? इसके टाइप्स लिख लेने हैं। क्या लिख लेना है? कितने प्रकार का हम पढ़ने वाले हैं। तो एक होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा है समबाहु त्रिभुज, तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, और एक है विषमबाहु त्रिभुज, है ना। इंग्लिश मीडियम में इसको बोले राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये स्केलिन ट्राइंगल। आई बात समझ में? ये आपने पढ़ रखा है तो 100 लिख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले, जगह थोड़ी कम थी तो नहीं लिख पाए अपन, मैंने बोल के बता दिया है आपको। तो ये त्रिभुज की कहानी अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप इन तीनों चीज़ों पर पीएचडी एकदम फॉर्मूला एकदम याद तरीके से कर लीजिए, क्योंकि अगले जो लेक्चर होगा उसमें अपन त्रिभुज को डिस्कस कर लेंगे। अगर टाइम बचा तो सवाल, नहीं तो इससे अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे? इन्हीं चारों आकृतियों पर, परिमाप पर, क्षेत्रफल पर, इनकी विशेषताओं पर खूब सारे सवाल करने वाले हैं। आई बात समझ में? और अगर किसी को पीडीएफ भी चाहिए हो और क्वेश्चंस करने का, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।